हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 आरवी हिंदी, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। इसके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये पार्ट 2 आरवी हिंदी का थर्ड वीडियो है, यानी कि तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना पार्ट 2 आरवी हिंदी के लिए, वो सभी के सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपसे बन पाए, ठीक है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि राजभाषा हिंदी के लिए ना संविधान सम्मत लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो है ना, ये राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत लिपि है। संविधान सम्मत लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी, और ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1975 ईस्वी में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्र भाषा माने जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में ना राष्ट्रभाषा किस भाषा को मानते हैं? तो आप लोग खुद बताइएगा। अंग्रेजी को मानते हैं? नहीं मानते हैं ना। भोजपुरी को मानते हैं? क्यों नहीं मानते, इसका वजह भी बताइए। अंग्रेजी तो भारत में हर जगह पे नहीं बोला जाता है, भोजपुरी भी तो हर जगह नहीं बोला जाता है, लेकिन हिंदी को तो बोला जाता है। इसलिए कोई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, हिंदी। क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रभाषा माने जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में क्षेत्रीय बोलियों को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो अनुसूची 8वीं में। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि भारतीय क्षेत्रीय बोलियों को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? देखिए, सरकारी कामकाज के लिए ना जिस भाषा को हम लोग प्रयुक्त करते हैं, यानी कि जो सरकारी का दफ्तर में जाते हैं तो जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं? तो राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस भाग में हुआ है? संविधान में ना राजभाषा का जो उल्लेख हुआ है ये किस भाग में हुआ है? तो संविधान के 17वें भाग में। संविधान के 17वें भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 17वें में। समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए किस लिपि को स्वीकार किया गया है? तो देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि को ना संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए स्वीकार किया गया है। समझ गए? अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी मानी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2020 में भी और 21 में भी, ठीक है। 2 साल ये पूछा गया है, तो आप लोग को याद रखना है। इस साल भी कहीं पूछ दे तो याद रखना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ राजभाषा हिंदी को माना गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत जो है भारतीय संघ की राजभाषा को हिंदी माना गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के कुल अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद में राजभाषा नीति के लिए संबंधी प्रावधान है? तो 10 अनुच्छेद में। टोटल 10 अनुच्छेद में राजभाषा नीति प्रावधान है, ठीक है। कितने में है? तो 10 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? अष्टम यानी कि 8वीं अनुसूची जो है ना संविधान की, उसमें टोटल कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 22 भाषाएं सम्मिलित है। अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 22, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा में सम्मिलित कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा में ना सम्मिलित टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि संपर्क भाषा के रूप में भारतवर्ष में किस भाषा को सबसे ज़्यादा अपनाया गया है? क्वेश्चन क्या है कि संपर्क भाषा के रूप में। संपर्क भाषा किसको कहते हैं? पहले ये बताइए। संपर्क भाषा उसको कहते हैं जो ज़्यादा संपर्क में आता है, यानी कि जिस भाषा में हम ज़्यादा बातचीत करते हैं। देखिए, अब इन भारत में सबसे ज़्यादा किस भाषा में बातचीत किया जाता है? तो हिंदी भाषा में। यानी कि हमें संपर्क किस भाषा में करते हैं किसी से? तो हिंदी की भाषा में सबसे ज़्यादा संपर्क करते हैं। तो क्वेश्चन था कि संपर्क भाषा के रूप में भारतवर्ष में किस भाषा को सबसे ज़्यादा अपनाया गया? तो हिंदी भाषा को। ऑप्शन हो जाएगा
जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? तो देखिए ये आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी भाषा। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किस भाषा को क्या मिलती है, क्या प्रमुख कौन, सर्वप्रमुख कौन सी भाषा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषाएं बोली जाती है? ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा। वैसे तो चाइनीज भाषा बोली जाती है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली भाषा है, जो हर एक जगह पे बोली जाती है, तो वो अंग्रेजी भाषा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य जो है ना वो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अब बताइए, केरल में हिंदी बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, कर्नाटक में भी नहीं बोला जाता है उतना। ठीक है, तो किस भाषा इसमें? तो उत्तर प्रदेश में। कौन राज्य जो है इस चारों में से तो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, ऑप्शन जो है इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीय अंग मानता हूँ, ये कथन किसका है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रभाषा का प्रचार करना ना मैं राष्ट्रीय अंग मानता हूँ, ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है, ये पंक्ति जो है ये किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है, ये लाइन जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में भाषा का कौन सा फार्मूला चलता है? हमारे देश में ना भाषा का कौन सा फार्मूला चलता है? तो त्रिभाषिक फार्मूला। हमारे देश में भाषा का त्रिभाषिक फार्मूला चलता है, ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी कामकाज की भाषा जो होती है वो क्या कहलाती है? सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? तो राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज की भाषा जो होती है वो राजभाषा कहलाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अष्टम अनुसूची में निम्न में से कौन सा भाषा शामिल नहीं है? अष्टम अनुसूची में ना कौन सी भाषा इस चारों में से शामिल नहीं है? तो मगही भाषा। मगही भाषा जो है ये अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है, और हिंदी, संस्कृत और मैथिली ये तीनों जो है ये अष्टम अनुसूची में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक विषय की चर्चा है, किस विषय की चर्चा है? संविधान के जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक, उसमें किस विषय की चर्चा है? तो राजभाषा नीति की चर्चा है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा नीति की चर्चा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन क्या है 22 नंबर कि संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के ना कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 10 सदस्य होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? ये पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन बताए थे, उसमें भी आपको बताए थे। उसमें क्वेश्चन था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और इसमें क्या है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते, और एक और आपको बात बता देते, 21 से ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, सॉरी 20 से आ रहा है ना ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में, तो 20, 21 और 22 3 साल ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हुआ, यानी कि 3 साल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, पिछले यानी कि 19, 18 इस समय तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, लेकिन ये 3 साल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये तीनों साल में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इस साल भी आपसे जरूर पूछेगा ही कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछते कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और एक और बात आपको बताते हैं, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े नहीं सीधे लगा दिए 14 सितंबर, तो हमको पता ही था पहले से, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें क्या करेगा, विश्व हिंदी दिवस में ना ये 14 सितंबर भी ऑप्शन में जोड़ेगा। क्यों जोड़ेगा? ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, और बच्चा कंफ्यूज होकर सीधे लगा दे 14 सितंबर। उस बच्चा को लगेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, क्योंकि क्वेश्चन को आप लोग जल्दी में रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। कितना भी आपको पता हो ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका आपको पता है इसका आंसर तो यही होगा। जैसे अगर आपको पता हो, जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछते कि गांधी जी का जन्म जो है वो कहाँ, किस राज्य में हुआ था, सबको पता है गुजरात में हुआ था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर इतना, इसलिए आपको बताना है अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, तो उसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अगर ऐसा पूछते 4 ऑप्शन में से आपको बताना रहेगा निम्नलिखित में से किस राज्य में गांधी जी का जन्म नहीं हुआ था, अगर ऐसा रहे तो इसीलिए बता रहे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पहले आपके पास ना 2 घंटा का टाइम रहता है, 2 घंटा का टाइम रहता है, और मात्र 100 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। मात्र तो नहीं बोल सकते, फिर भी 120 मिनट आपके पास रहते हैं और 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 120 मिनट है, मतलब आप मान के चलिए 20 मिनट हम मान लेते हैं कि आप 120 मिनट है, उसमें
120 मिनट में से 20 मिनट तो आपका लग जाएगा वो साइन करने में, भरने उड़ने में। लेकिन आपको पता होगा कि पहले ही आपको ये भर लेते हैं, उसका आपका जो नाम उम लिखना रहता है, रोल नंबर, ये सब पहले ही भर लेते हैं। 2 घंटा से पहले आपको क्वेश्चन और क्या कहते हैं वो मिल जाता है, OMR शीट, ठीक है। तो आप लोग के पास टाइम तो रहता है 120 मिनट, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 100 मिनट भी रहे ना, फिर भी 100 क्वेश्चन है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत है, ठीक है। अगर आप लोग खुद से बना रहे हैं तो, कोई अगर इधर उधर कर रहा है तो उसमें तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को कितना भी कोई क्वेश्चन ईजी हो ना, तो इस कहने का मतलब ये है कि कितना भी कोई क्वेश्चन ईजी हो तो आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, समझ गया ना, उसके बाद उसका आंसर बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन से हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। क्वेश्चन क्या था कि राजभाषा नियम अधीन वर्गीकृत के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से, तो क ख ग है। तीनों क्षेत्र कौन कौन है, तो क ख ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। केंद्रीय हिंदी समिति का ना अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो होता है केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो जनवरी 1976 को संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सी है। भारत की ना सबसे बड़ी जो संपर्क भाषा है वो कौन सी है, तो हिंदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी थी, तो ये कब मान्यता मिला था, तो ये मान्यता मिला था 26 जनवरी 1950 को। संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा जो होती है वो क्या कहलाती है, वो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो बोली कहते हैं। ऑप्शन हो जाए इसका सी, किसी क्षेत्र के विशेष में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संक्षेपीकरण का अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। तो सार लेखन, संक्षेपीकरण का अर्थ क्या होता है, तो सार लेखन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पल्लवन। पल्लवन क्या कहलाता है, तो हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना कहलाता है पल्लवन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभाव अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है, ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पत्र को कहा जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन हो जाएगा इसका ज्ञापन। ज्ञापन किसको कहते हैं, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था कि जब कोई मंत्रालय जो होता है अपने ही प्रभाग अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र का व्यवहार करता है, यानी पत्र से बातचीत करता है, तो ऐसे पत्र को क्या कहते हैं, तो ज्ञापन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वो किससे होता है, तो व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, तो आपको पता ही होगा, हिंदी जो है ये हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भावों और विचारों को प्रकट करने के वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेत को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाली मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि संकेत को क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं। जो मानव के मुख से निकलती है वो क्या होता है, भाषा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। आप लोग थोड़ा भी पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा कि संस्कृत जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भाषा किसकी देन है। भाषा जो है ना ये किस चीज़ की देन है, किसकी देन है भाषा, तो सभ्यता की देन है। भाषा किसकी देन है, तो सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है। एक भाषा जो होती है ना वो दूसरी भाषा से क्या चीज़ लेती है, तो शब्दावली लेती है। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, तो शब्दावली लेती है, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। किसी भी क्षेत्र या में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे, तो बोली कहेंगे। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भाषा का जो प्रयोग हुआ था ये किस रूप में हुआ था, तो सांकेतिक रूप में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो होती है किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है अवधि किस भाषा की बोली है। अवधि जो होती है ना भाषा, ये किस उपभाषा की बोली है। अवधि किस उपभाषा की बोली है, तो पूर्वी भाषा की। पूर्वी भाषा की जो है अवधि उपभाषा बोली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देव भाषा कौन सी भाषा है। देव भाषा जो है ना ये कौन सी भाषा है, तो ये संस्कृत भाषा है। देव भाषा कौन सी भाषा है, तो संस्कृत। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, तो हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था, किस में हुआ था, तो हिंदी भाषा का जन्म पाली से प्राकृत से हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ था, तो
पाली से प्राकृत से हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहारी बंगाली उड़िया असमिया भाषा का जन्म कौन से अवृष से हुआ है। बिहारी बंगाली उड़िया असमिया भाषा का जन्म कैसे हुआ है, किससे हुआ है, तो इसका जन्म हुआ है मगधी से। बिहारी बंगाली उड़िया और असमिया भाषा का जो जन्म हुआ है ये मगधी से हुआ है, ठीक है ना, मगधी से। ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है हिंदी को मूल उत्पत्ति किससे हुई है। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो शेरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम यानी कि पहली जो है वो देश भाषा कौन सी है, तो पाली भाषा। पाली भाषा जो है ये भारत की पहली देश भाषा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रज भाषा का उद्भव हुआ था। ब्रज भाषा का उद्भव कब हुआ था, तो ब्रज भाषा जो था इसका उद्भव कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ब्रज भाषा का उद्भव हुआ था शेरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। ब्रज भाषा का उद्भव हुआ था शेरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त सूचना देने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी को जो हम गुप्त सूचना देते हैं उसके लिए कौन सा पत्र का प्रयोग करते हैं, तो कोई नहीं पत्र, ठीक है, गुप्त सूचना दे देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई पत्र प्रेषक को लौटाया जाए अथवा दूसरे मंत्रालय को भेजा जाए ताकि उसका निपटान हो सके, तो उसे कहते हैं पृष्ठान कहते हैं। जब कोई प्रेषक को लौटाया जाए अथवा दूसरे मंत्रालय में भेजा जाए तो उसे निपटान हो सके तो उसे क्या कहेंगे, तो पृष्ठान कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसी के साथ ही वीडियो में पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।